गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम ऋग्वैदिक काल कंप्लीट कर चुके थे। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग क्लास से। सबसे पहले हमने जब भारत का इतिहास स्टार्ट किया था, इसको हमने 3 भाग में क्लासीफाई किया था: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लगभग पूरा का पूरा पाषाण काल शामिल था। आद्य ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु सिविलाइजेशन से लेकर के आगे का काल शुरू हो जाएगा, मतलब ज़्यादातर सिंधु सभ्यता और इसके आसपास की जो सभ्यताएं थी जहाँ से लिखित साक्ष्य मिले हैं पर पढ़ा नहीं जा सका। और उसके बाद में ऐतिहासिक काल में कहाँ से शुरू हो जाएगा? आपका वैदिक काल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैदिक काल में जो लिखित साक्ष्य हैं जिनको पढ़ा भी जा सक रहा है। हमने कुछ पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन स्थल देखे थे। आप ट्राई करेंगे कि कौन सा लोकेशन कौन से वर्तमान राज्य में है। एक हमने नाम पढ़ा था सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल है, कौन से राज्य में है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या यूपी? सोहन नदी घाटी पंजाब में है। ठीक है, सोहन नदी घाटी जो है वो असल में पंजाब कह सकते हैं, पर ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है। इस तरफ यहाँ पे आसपास सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है सोहन नदी घाटी। ठीक है, पाकिस्तान वाले पंजाब में शामिल है। एक हमने शब्द पढ़ा था पल्लवरम, कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। रॉबर्ट ब्रूस फुट करके एक शब्द पढ़ा था आपने, क्या चीज खोजा था इन्होंने? रॉबर्ट ब्रूस फुट। एक नाम पढ़ा था आपने अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ, पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य खोजा था। एक हथियार खोजा था इन्होंने कुल्हाड़ी के रूप में। ठीक है, और आपका अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं। ठीक, आदमगढ़ कहाँ पर है? कौन से राज्य में आदमगढ़? भीमबेटका के आसपास का स्थल है आदमगढ़। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सराय नाहर राय यूपी का स्थल है। सबसे पहला आवास का साक्ष्य, हाँ, सबसे पहला आवास, सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, चाहे किसी भी रूप में हो, पहला ह्यूमन सेटलमेंट, चाहे पाषाण काल से, सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल में तो था ही नहीं सेटलमेंट वाला कुछ सिस्टम। मध्य पाषाण काल आते आते धीरे धीरे सेटलमेंट शुरू हो गया था। नौ पाषाण काल में थोड़ी विकसित हो गया था। ठीक, तो मध्य पाषाण काल में एक स्थल है जहाँ पे मानव आवास के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम गढ़ आवास के बारे में है, हाँ, जम्मू कश्मीर में है। प्रारंभिक आवास के साक्ष्य यहीं पर आदमगढ़ भीमबेटका में जो है सबसे पहले आवास के साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे पहला पशुपालन का साक्ष्य नागौर, कहाँ पर है? कौन से राज्य में? राजस्थान। अभी आपने एक बताया गर्त आवास, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम के नाम से ये शब्द पढ़ा था हमने। ठीक, उसके बाद में ताम्र पाषाण काल, इसको और किस नाम से जानते थे? चालकोलिथिक एज के नाम से जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था? पूर्व में एक जगह है आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतका गेंडोर बलूचिस्तान के अंदर आएगा, उत्तर में मांदा और दक्षिण में आपका दैमाबाद के आसपास आ जाएगा। ठीक, कौन कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन, दाश्क, चिनाब, प्रवरा नदी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, भारतीय व्यक्ति थे दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में? कौन से अंग्रेज थे? जॉन मार्शल। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? पुरातत्व विभाग के जनक। एनसीईआरटी के अनुसार कौन सा काल माना जाता है? कौन से कब से कब तक का समय मानते हैं? 2500 या 2300? एक एनसीईआरटी के अनुसार है, एक कार्बन 14 के अनुसार था।
कार्बन 14 में 2300 से लेकर के 1750 और एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से लेकर के 1800 तक। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पर मिला था और सबसे बड़ा पूल कह सकते हैं स्नानागार मोहनजोदड़ो में। औद्योगिक नगर कौन सा था? लोथल, ये शब्द पढ़े थे, बंदरगाह के लिए फेमस है। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से जुते हुए खेत जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। बनावली कौन से राज्य में है? हरियाणा में। सूतका गेंडोर और सुरकोतड़ा सुरकोतड़ा कौन से राज्य में है? गुजरात में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है घोड़े के अस्थियाँ, घोड़े की अस्थियाँ। पूरे कह सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में घोड़ा और गाय इन दोनों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, पर घोड़े का एकमात्र जो अवशेष है वो सुरकोतड़ा में प्राप्त हुआ है। धौलावीरा गुजरात, इसका अर्थ क्या होता है धौलावीरा? सफ़ेद रंग का कुआं, सफ़ेद कुआं। सबसे पुराना स्टेडियम का साक्ष्य भी कहाँ पे मिला है? धौलावीरा में। रोपड़ कौन से राज्य में है? पंजाब। कौन सी नदी के किनारे? कौन सा? सतलज नदी के किनारे। कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं क्या हड़प्पा सभ्यता में? हड़प्पा में प्राप्त होते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब सभी लोकेशंस में कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकते हैं। खास करके ये जो एरिया है आपका महाराष्ट्र वाला, वर्तमान में भी कपास के लिए फेमस एरिया है। ठीक, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम कब से कब तक था? 1500 से लेकर के 600 BC। इसका विस्तार हमने कहां तक देखा था? ये जो पूरा सप्त सैंधव वाला इलाका है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये वाला एरिया, और साथ में एक नदी है सरस्वती नदी, इसको मिला करके क्या कहा जाता है? इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। इस पूरे एरिया में आपका कौन सा वैसे तो हड़प्पा सभ्यता भी वहीं पे विकसित हुआ था, लेकिन जो शुरुआती वैदिक काल है या इसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, वो भी लगभग इसी के आसपास विकसित होना शुरू हुआ था। और धीरे धीरे ये जो सेटलमेंट है और आगे बढ़ता है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, एक कालक्रम के अनुसार अगर बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आया ऋग्वैदिक काल, इसके बाद आता है आपका उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद आता है हम जो पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। ठीक, ये जो है इसका विस्तार आप देखोगे तो पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ ये सेटलमेंट बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में इसका विस्तार यहां पे होता है, और महाजनपद काल में ये बहुत सारे साम्राज्य के रूप में अलग अलग स्थान पर 16 महाजनपद के रूप में इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद जो इस सेटलमेंट या मानव सभ्यता का विकास लगभग अधिकतर भारत में हो चुका था। अच्छा, वैदिक काल में हमने 4 वेदों की चर्चा की थी। कौन कौन से थे? सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद। सबसे अंत में कौन सा आया था? अथर्ववेद। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? पूजा पाठ या ऋचाओं की चर्चा है, श्लोकों की चर्चा है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित बातें हैं, सामवेद में संगीत, और अथर्ववेद में जादू टोना औषधियों से संबंधित बातें हैं। ठीक, इसके बाद में हमने कुछ महाकाव्यों की चर्चा की थी, रामायण और महाभारत। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। महाभारत में वेद व्यास। अरण्यक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल। जंगल में लिखे गए जो भी साहित्य हैं इसको अरण्यक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में कितने उपनिषद टोटल भारत में कितने उपनिषद की चर्चा है? 108 उपनिषद। भारत का जो एक आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, कौन से उपनिषद से है? मुंडक उपनिषद से। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से। सफेद घोड़ा एक शब्द होता है, सफेद घोड़ा कौन सा उपनिषद से लिया गया ये शब्द? श्वेताश्वर उपनिषद। वेदों को अच्छे से याद रखने के लिए कुछ सूत्र साहित्य की रचना हुई थी। ठीक है, कितने सूत्र साहित्य थे? 4 सूत्र साहित्य की रचना हुई थी। ऋग्वैदिक काल के कुछ नदियों के बारे में पढ़ा था, पुराने नाम और वर्तमान नाम। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था?
अस्किनी, कुर्रम। अच्छा, कहाँ पर है ये नदी? अफगानिस्तान में। कुर्रम नदी का पुराना नाम? क्रुमु। सरस्वती का नया नाम? घग्गर। वितस्ता का नया नाम? झेलम। वितस्ता का नया नाम झेलम। सदानीरा किसको कहते हैं? गंडक नदी को। वज्रपति नाम का एक शब्द पढ़ा था हमने, वज्रपति या वाज्रपति, चारागाह का प्रमुख। स्पर्श, स्पर्श नहीं, स्पर्श, हाँ, स्पर्श किसको कहते हैं? स्पाई। इसके लिए स्पर्श या स्पाई याद रखेंगे। गुप्तचर। सेनानी, सेनाओं का प्रमुख। पुरप, दुर्ग या महल का प्रमुख। गोपति किसको कहते हैं? राजा को। दुहिता किसको कहा जाता है? हाँ, बच्ची या पुत्री को कह सकते हैं दुहिता। उसके बाद में पणी, एक शब्द हमने पढ़ा था, पणी। पणी किसको कहते हैं? व्यापारी को। बेकनाट, बेकनाट, सूदखोर। बढ़ई के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ था? तक्षण। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला? आमू नहीं है, अमाजू है। ठीक। चलिए, वैदिक काल आपने लास्ट धार्मिक जीवन के बारे में कंप्लीट किया था। इसके बाद में एक छोटा सा नोट करके कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स है, इसको ऐड कर लेंगे। धार्मिक जीवन के लास्ट में नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ऐड कीजिएगा। उसके बाद में वैदिक शुरू करेंगे, उत्तर वैदिक शुरू करेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, ऋग्वैदिक संस्कृति के अनुसार, ऋग्वैदिक संस्कृति के अनुसार सृष्टि का निर्माण हिरण्यगर्भ से माना जाता है। ऋग्वैदिक संस्कृति के अनुसार सृष्टि का निर्माण हिरण्यगर्भ से माना जाता है। हिरण्यकश्यप नहीं है ना? नहीं, हिरण्यगर्भ ये अलग से एक सुपर पावर कह सकते हैं। जैसा कि हमने वहां पे प्रजापति एक नाम पढ़ा था, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा समिति, वैसा ही एक सुप्रीम पावर कह सकते हैं हिरण्यगर्भ, जिसके द्वारा पूरी विश्व का निर्माण हुआ है। हिरण्यकश्यप नहीं है ना, ये याद रखेंगे। हिरण्यकश्यप कौन था? प्रहलाद के पापा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंद्र को, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंद्र को वर्षा का देवता, कौमा, इंद्र को वर्षा का देवता, कौमा, पुरंदर, पुरंदर मतलब कीलों को तोड़ने वाला, कीलों को ध्वस्त करने वाला, पुरंदर कहा जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता, कौमा, पुरंदर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आकाश के देवता, आकाश के देवता, यहां पे देवताओं का भी अलग अलग कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन था। आकाश के देवता, वायु के देवता, पृथ्वी के देवता, इस तरीके से। आकाश के देवता डैश करके लिखिएगा, कौन कौन से देवताओं को आकाश का माना जाता था। आकाश के देवता डैश, सूर्य, सूर्य,
कॉमा वरुण, वरुण, कॉमा विष्णु, और कॉमा पूषण, अश्विन इत्यादि। सूर्य, वरुण, विष्णु, पूषण, अश्विन इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता। डैश, पहला है इंद्र, इंद्र, कॉमा वायु, या इसी को ही मारुत कहा जाता था, वायु या मारुत। कॉमा रुद्र, अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, वायु या मारुत और रुद्र। नेक्स्ट पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। डैश करके लिखिएगा अग्नि, अग्नि, कॉमा सोम, सोम देवता भी हैं और सोम रस भी है। अग्नि, कॉमा सोम, कॉमा सरस्वती, कॉमा बृहस्पति इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि। रेयरली पूछा गया है, एक आधी बार पूछा गया है ये प्रश्न, पूषण कौन से वर्ग के देवता थे, इस तरीके का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा उत्तर वैदिक सभ्यता। हमने शुरुआत किया था वैदिक काल के बारे में, और वैदिक काल को हमने दो वर्गों में बांटा था। ठीक, एक था आपका ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहां से कहां तक था? 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक, और लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, सेकंड वाला फेज शुरू कर रहे हैं हम, उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज। हेडिंग डाल दीजिएगा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहला इसमें सब हेडिंग रहेगा भौगोलिक विस्तार, इसका क्षेत्र कहां तक था। उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एक एक करके देखेंगे। भौगोलिक विस्तार में सबसे पहला पॉइंट है इसका विस्तार पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी पंजाब से लेकर, पाकिस्तान में जो है उसकी बात हो रही है, पश्चिमी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब तक फैला हुआ था। गंगा यमुना दोआब, ये शब्द पढ़े हैं ना हम, दोआब, दो नदियों के बीच का स्थान। गंगा यमुना दोआब तक फैला हुआ था। हाँ, पंजाब का भी बंटवारा हुआ था, मतलब ये जो पूरा एरिया था पंजाब के नाम से। जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब का कुछ हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को भी चला गया था। वहां पे भी पंजाबी बोली जाती है पाकिस्तान में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें इस काल में कबीलों के मध्य आपसी युद्ध और विलय के पश्चात, कबीलों के मध्य आपसी युद्ध और विलय के पश्चात
क्षेत्रों का विस्तार होता गया। जो छोटे छोटे कबीले थे वो बड़े बड़े एरिया में कन्वर्ट होते चले गए, चाहे युद्ध में कैप्चर कर लिए गए, या तो कोई विवाह संबंध हो गया इसलिए दोनों का आपस में विलय हो गया। इस तरीके से बड़े क्षेत्रों का निर्माण होता चला गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इनमें से प्रमुख क्षेत्र कुरु, इनमें से प्रमुख क्षेत्र कुरु, एक शब्द है ना कुरुक्षेत्र, वही वाला है कुरु, बाद में इसको कुरुक्षेत्र नाम पड़ गया। कुरु, पांचाल, ये शब्द भी आपको पता है, महाभारत में खूब वर्णन आता है। पांचाल की कन्या है, राजकुमारी है पांचाली, पांचाल, कौमा, कौशल और उत्तर वाला एरिया उत्तर कौशल, और दक्षिण वाला एरिया जो छत्तीसगढ़ में है दक्षिण कौशल कहा गया बाद में। कौशल, कौमा, काशी, कौशल, कौमा, काशी, कौमा, विदेह इत्यादि प्रमुख थे। विदेह इत्यादि प्रमुख थे। कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, विदेह इत्यादि प्रमुख थे। ठीक, ये तो था इसका भौगोलिक विस्तार। उत्तर में पश्चिम में आपका पाकिस्तान वाला पंजाब से लेकर के उत्तर पश्चिम पूर्व की तरफ आपका यूपी, और उत्तर में दिल्ली, और दक्षिण में कह सकते हैं कि ये पंजाब के कुछ हिस्से तक फैला हुआ था ये पूरा एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा इसमें। राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी? राजनीतिक व्यवस्था ठीक, पहले हमने पढ़ा था कि जो युद्ध होते थे गायों के लिए होते थे। ठीक है, धीरे धीरे इनका जो ऑक्यूपेशन था या जो मूल काम था वो पशुपालन को ना होकर के फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लग गया था। तो जो जितने भी लड़ाई होने लगी फिर वो एरिया को कैप्चर करने के लिए लड़ाई होती थी। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था का आधार, राजनीतिक व्यवस्था का आधार कबीलाई ही था। राजनीतिक व्यवस्था का आधार कबीलाई ही था। कबीलों में ही रहते थे अभी भी, धीरे धीरे युद्ध और विलय से एरिया बढ़ने लग गया था, कबीलाई ही था। किंतु जन के स्थान पर जनपद का विकास हुआ। अब मुझे एक सीक्वेंस बता दीजिएगा, सबसे इनिशियल यूनिट कौन सी थी? एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे पहला यूनिट था कुल या परिवार, फिर कुल, फिर ग्राम, फिर जन। जन था या विष था? विष के बाद में जन, और उसके बाद में अब कौन सा विकास हो रहा है उत्तर वैदिक काल में? जनपद का। और इसी से आगे क्या विकसित होगा? महाजनपद। ठीक, कुल, ग्राम, विष, जन, जनपद और महाजनपद। जन के स्थान पर जनपद का विकास हुआ। ठीक, एरिया बड़ा हो गया, उसी को जनपद कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कबीले के मुखिया वंशानुगत रूप से चुने जाने लगे। कबीले के मुखिया वंशानुगत रूप से चुने जाने लगे। पहले क्या होता था? डेमोक्रेसी था, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, पब्लिक आपस में मिलकर सभा समिति के माध्यम से राजा का चुनाव करते थे। नेक्स्ट पॉइंट,
मुखिया का प्रमुख कार्य जनधन की रक्षा तथा सीमा विस्तार, जनधन की रक्षा तथा सीमा विस्तार हो गया। जनधन की रक्षा तथा सीमा विस्तार हो गया। पहले कोशिश करते थे कि अपने एरिया में रहे, जितने उनके पास पशु हैं, गाय बैल भैंस, उनको ही चराने के लिए चारागाह की लड़ाई होती थी, लेकिन अब जो है वो बड़े एरिया के लिए लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सभा और समिति का अस्तित्व बना रहा। सभा और समिति का अस्तित्व बना रहा। सभा में कौन लोग शामिल होते थे? सभा और समिति के बारे में कल पढ़े थे। क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ बेसिक डिफरेंस। अच्छा, महिलाओं का भागीदारी होता था या नहीं था? यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी होती थी। सभा में समाज के विशिष्ट जन शामिल होते थे और समिति में सामान्य जनता शामिल होता था। यहाँ पे राजा का चुनाव कौन करते थे? सभा या समिति? सभा या समिति के द्वारा होता था? समिति यहाँ पे राजा का चुनाव करता था। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वंशानुगत हो गया था। सभा व समिति का अस्तित्व बना रहा, किंतु दो शब्द और पढ़े थे हमने संस्थाओं के रूप में। क्या क्या थे? सभा, समिति, विदत और एक और संस्था थी गण। ठीक, किंतु विदत और गण का अस्तित्व समाप्त हो गया। किंतु विदत और गण का अस्तित्व समाप्त हो गया। किंतु विदत और गण का अस्तित्व समाप्त हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले इन सभी में महिलाओं की बराबर भागीदारी थी, अभी भागीदारी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इन संस्थाओं में महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया। इन संस्थाओं में महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया। ठीक है, कंपेयर कर पाएंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें। मुख्य व्यवसाय कृषि में तब्दील हो गया या कृषि हो गया। मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। पहले क्या था? पशुपालन। मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। चावल और गेहूं मुख्य फसलें थी। चावल और गेहूं मुख्य फसलें थी। लास्ट क्लास में हमने एक शब्द पढ़ा था, धान्य। धान्य का मतलब क्या था? धान्य का मतलब यहां पे धान नहीं था, धान्य का मतलब है ओवरऑल जो फसल है उसकी चर्चा है धान्य शब्द से। गेहूं और चावल मुख्य फसल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, 800 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा, एक शब्द अतरंजी खेड़ा। आठ सौ ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा हरियाणा में लोहे की खोज हुई। अब यहां से लाइफ जो है वो बिल्कुल स्पीड से चेंज होने लगेगी। ठीक है, लोहे की खोज होने से बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज आने लगेंगे। युद्ध करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों का खेती करने का तरीका बदल जाएगा, खेती का स्केल चेंज हो जाएगा। पहले लकड़ी के फाल होते थे, जल्दी खराब हो जाते थे,
अब लोहे के फाल हैं, ज़्यादा एरिया को कह सकते हैं एग्रीकल्चर में के लिए चेंज किया जा सकता है। इस तरीके से ये चेंजेस जो है वो अब ज़्यादा स्पीड से होने लगेंगे। पाषाण युग में आपने 2.5 लाख साल से लेकर के 10,000 साल तक बहुत मिनिमम चेंजेस आए थे, उसके बाद चेंजेस की स्पीड काफ़ी तेज होने लग गई है। ठीक, लोहे की खोज हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लोहे की खोज के कारण कृषि, व्यापार तथा संपत्ति में उन्नति हुई। कृषि, व्यापार तथा संपत्ति में उन्नति हुई। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रंथों में लोहे को श्याम या लोहित अयस्क कहा गया है। श्याम या लोहित अयस्क कहा गया है। लोहा से लोहित और श्याम उसके रंग की वजह से श्याम या लोहित अयस्क कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि में पशुओं एवं दासों का बड़े पैमाने पर प्रयोग। पशुओं और दासों का बड़े पैमाने पर प्रयोग। अभी हमने देखा था कि एरिया कैप्चर करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करने के लिए जिस क्षेत्र को जीता जा रहा है उस क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, लोग हैं जो हार गए हैं, उनको दास के रूप में क्या करेंगे, बंदी बना लेंगे और उनका प्रयोग किया जाएगा इन एरिया में काम करवाने के लिए। ठीक है, पशुओं एवं दासों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। नेक्स्ट, इस काल में सबसे प्रिय पशु घोड़ा हो गया। इस काल में सबसे प्रिय पशु घोड़ा हो गया। इससे पहले क्या था, गाय। गाय को अघन्या भी कहते थे, धार्मिक और उसका सांस्कृतिक आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा था। ठीक, अब घोड़े को ज्यादा महत्व मिलने लगा। रीजन क्या है, अब एरिया का विस्तार करना है। ठीक है, ज्यादा एरिया एक्सपांड करना है, उसके लिए युद्ध करना है। युद्ध करने के लिए स्पीड मूवमेंट चाहिए, फास्ट मूवमेंट चाहिए, और वो मूवमेंट किससे मिलेगा, घोड़े से। ठीक, नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग। अर्थव्यवस्था में अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग कॉमा साथ ही मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का प्रचलन, पहले मुद्रा के रूप में क्या क्या यूज करते थे, गाय, एक शब्द हमने पढ़ा था निष्क। निष्क क्या था, गले का हार, और एक शब्द अपने पढ़ा था गाय था, निष्क था, और शतमान। शतमान क्या था, 100 गायों का समूह। ठीक है, मुद्रा के रूप में अभी भी कुछ चीजों का प्रचलन था। नेक्स्ट पॉइंट, खेती के अलावा विभिन्न शिल्प जैसे धातु कला, काष्ठ कला, लकड़ी का काष्ठ कला, कॉमा चर्म कला,
चमड़े से सामान बनाने वाले, धातु कला, काष्ठ कला, चर्म कला इत्यादि का विकास हुआ। ठीक, अब यहां से डिवीजन ऑफ लेबर कौन सा किस फील्ड में काम करेगा उसके हिसाब से यहां पे डिवीजन शुरू हो जाने लगे, स्टार्ट हो गए थे। ठीक, अर्थव्यवस्था में इतनी चीजें थी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, वर्णों का विकास पिछले टाइम हो गया था ऋग्वैदिक काल में ही, अब वो थोड़ा और डोमिनेट होकर के निकल करके आएगा। ठीक है, मतलब अब समाज में कुछ मजबूरियां आने लगेंगे कि कोई व्यक्ति कि जिस वर्ग में पैदा हुआ है उसी वर्ग को ही फॉलो करना जरूरी है। पहले ऑक्यूपेशन के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से उसका वर्ग चेंज हो सकता था, लेकिन अब उसकी मजबूरी हो जाएगी उसको फॉलो करना। ठीक, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के अनुरूप होता था, किंतु बाद में यह वंशानुगत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, यही वर्ण व्यवस्था कालांतर में जाति व्यवस्था में बदल गई। ठीक, अब यहां से ऊंची जाति, नीची जाति, इस तरीके के कॉन्सेप्ट इमर्ज होने लग गए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस समय संयुक्त परिवार का प्रचलन था। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन संस्कार, बच्चे जब छोटे थे तो उनको मतलब दीक्षा दे करके स्कूल में भेजा जाता था। जैसे कि अगर रामायण में आप देखे होंगे तो कैसे राजकुमारों को तैयार करके उनका बाल मुंडन करके उनको फिर गुरुकुल भेजा जाता था। ठीक है, उसको कहा जाता था उपनयन संस्कार। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार था, किंतु शूद्रों और स्त्रियों को प्रतिबंधित किया गया। ऋग्वैदिक काल में आपको पता है कितनी सारी विदुषी महिलाएं थी, कुछ का नाम बता पाएंगे? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और सिक्तनारा और गार्गी, मैत्रेयी, ये सभी विदुषी महिलाएं थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। लेकिन अब आपको देख रहे हो कि इनको उपनयन संस्कार मतलब शिक्षा लेने के जो अधिकार है उससे ही वंचित किया जाना शुरू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में
महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पतन होने लगा। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पतन होने लगा। कॉमा, उन्हें सभी दुखों का कारण बताया गया। उन्हें सभी दुखों का कारण बताया गया। ठीक, तो यहां पे हमको यह समझ में आ रहा है कि मतलब समाज अब पुरुष प्रधान समाज के साथ ही ज्यादा ही कट्टर समर्थक होने लगा और महिलाओं की स्थिति कैसे धीरे धीरे बहुत खराब होने लग गई थी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था। इसमें लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इंद्र के स्थान पर प्रजापति, इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रमुख देवता हो गए। इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रमुख देवता हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में त्रिदेव का महत्व बढ़ने लगा। कौन कौन है त्रिदेव में? ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। इन्हीं को ही अलग नाम दिया गया है यहां पे। इन तीनों का नाम लिख लीजिएगा त्रिदेव में। सबसे पहला है त्रिदेव में, सबसे पहला नाम है प्रजापति। प्रजापति ब्रैकेट में चाहे तो उनका नाम लिख लीजिएगा। प्रजापति को ही ब्रह्मा कहा गया है यहां पे। त्रिदेव में प्रजापति सबसे पहले हैं, प्रजापति को ही ब्रह्मा कहा गया। सेकंड है रुद्र, शिव। रुद्र ब्रैकेट में शिव। और तीसरा है विष्णु। प्रजापति, रुद्र और विष्णु, ये तीन प्रमुख देवता हो गए। और वही जो आज के समय में हम जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। एक प्रश्न पूछा गया है इन्हीं देवताओं में से, उसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुद्र को पशुओं का देवता, रुद्र को पशुओं का देवता और ये शब्द हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पूषण, पढ़े थे। कौन से मतलब अंतरिक्ष के देवता है या फिर पृथ्वी के देवता है? कहां पे पढ़ा था इसको? आकाश के देवता। पूषण लिखिएगा, पूषण शूद्रों के देवता हो गए। रुद्र पशुओं के देवता और पूषण शूद्रों के देवता हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, यज्ञ और बलि प्रथा, यज्ञ और बलि प्रथा अत्यधिक प्रचलित हो गया। यज्ञ और बलि प्रथा अत्यधिक प्रचलित हो गया। पहले बलि प्रथा क्यों प्रचलित नहीं था? पशु बलि जब देते थे ऋग्वैदिक काल में, उसका महत्व था। ठीक है, गाय या भैंस जो भी है उसका उनको डेली लाइफ में यूज है, उसका बलि दे देंगे तो धीरे धीरे वो उनकी संपत्ति है, खत्म हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि कृषि पर निर्भरता है और अब क्योंकि आप देख रहे हो कि वर्ण व्यवस्था भी डोमिनेट कर रही है समाज में, ब्राह्मण जो है वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण वर्ग अब बहुत सारे कर्म कांड लेकर के आ रहे हैं, पूजा, यज्ञ, और एक है उसी में से बलि प्रथा। बलि प्रथा में पशुओं की बलि देने का ये क्या कर रहे हैं? इसको प्रमोट कर रहे हैं, पशुओं की बलि को।
हाँ, अब यहाँ पे घोड़े की बलि नहीं है बल्कि गाय या फिर बैल भैंस इनकी बलि दी जा रही है। ठीक है, पशु बलि का प्रारंभ हो गया था। लिखिएगा, यज्ञ और बलि का महत्व बढ़ने लगा, कौमा, ब्राह्मणों का स्थान समाज में सबसे ऊंचा हो गया। ब्राह्मणों का स्थान समाज में सबसे ऊंचा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञ प्रारंभ किए गए। विभिन्न प्रकार के यज्ञ प्रारंभ किए गए। इसमें लिखिएगा सबसे पहला, कुछ नाम है, ये नाम भी आपको सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, फलां यज्ञ किससे संबंधित था, इस तरीके से। ठीक, इसमें सबसे पहले लिखिएगा राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ डैश करके, राज्याभिषेक के दौरान, राजा का जब राजा का अभिषेक करता था, उसको राजा की पदवी मिलती थी उस समय, राज्याभिषेक के दौरान। राज्याभिषेक के दौरान। नेक्स्ट, अश्वमेध यज्ञ, ये तो आपको पता है, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या था इसमें? घोड़ा को ऐसे खुले छोड़ दिया जाता था और कोई सभी जो एरिया में जाता था ना, वो मतलब उस राज्य के अधीन हो जाएगा। ठीक, कोई अगर अपोज करता है तो उससे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक, अश्वमेध यज्ञ में लिखिएगा डैश करके, राज्य विस्तार के लिए, राज्य विस्तार के लिए। नेक्स्ट, वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ शौर्य प्रदर्शन के लिए, किसी राजा के पास कितना ज्यादा वैभव है, संपत्ति है, इसको दिखाने के लिए वाजपेय यज्ञ। खूब दान दक्षिणा करते थे, लोगों को भोजन कराते थे इसमें। नेक्स्ट, अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ राज्य की शांति के लिए, राज्य की शांति के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ राज्य की शांति के लिए। ठीक, ये हमने कुछ प्रमुख बातें देखी इसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और महिलाओं की स्थिति के बारे में। ठीक, कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स हैं जो कि वन लाइनर टाइप में एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको नोट करके आगे ऐड कर लीजिएगा इसी में। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इस काल में गोत्र व्यवस्था कौमा आश्रम व्यवस्था मनुष्य जीवन को पूरा 4 आश्रम में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? मतलब मानते थे उस समय कि मनुष्य का जीवन अगर 100 वर्ष का है तो उसको 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांट लिया जाता था। कौन कौन सा था ये 4 भाग? सबसे पहला क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक, 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य और शिक्षा लेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। दूसरा गृहस्थ, विवाह करेगा, संतानोत्पत्ति करेगा। उसके बाद में वानप्रस्थ, बीवी बच्चों को छोड़ करके
वन में चले जाएगा, ज्ञान अर्जित करेगा और लास्ट में संन्यास। ठीक, संन्यास मतलब साधु बन जाएगा, लोगों को फिर ज्ञान देगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की जिंदगी में, आप नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा, इसमें लास्ट पॉइंट है 3 ऋण। 3 ऋणों की व्याख्या की गई। इसमें लिख लीजिएगा, सबसे पहला है देव ऋण, एक है मातृ ऋण और एक है ऋषि ऋण। देव ऋण, मातृ ऋण और ऋषि ऋण। और सबसे एक लास्ट पॉइंट है सगोत्र विवाह प्रतिबंधित था। सगोत्र विवाह प्रतिबंधित था, आज भी प्रतिबंधित है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू।